लीडर वो होता है जो लोगों की तकदीर बदलने का काम करता है। लीडर वो होता है जिसके एक इशारे पर लोग उसके पीछे चल देते हैं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको ऐसे ही नेताओं से मिलवाएगा जिन्होंने अपने कर्म से लोगों के भाग्य को बदलने का काम किया है। आज हम आपको ऐसे ही एक नेता से रूबरू करा रहे हैं जो कार्यकर्ता था लेकिन अपने कर्म से नेता बना। मंत्री जी, आपका बहुत स्वागत है। आप एक कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता से नेता बने हैं, और आपकी पत्नी को भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम में इसलिए शामिल किया है क्योंकि जो नेता होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें इन पे छोड़ देते हैं, है ना, और क्रेडिट पूरा लेके चले जाते हैं, है ना। तो हम लोगों ने ये तय किया कि नहीं, हम पति पत्नी दोनों को बिठाएंगे क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जिसमें आप चुनाव लड़ रहे होंगे, उस समय बहुत सारी समस्याएं आप झेलती हैं, उससे दो चार होती हैं, लड़ती हैं, लोगों की बातें भी सुनती हैं। ये सारी बातें हम करेंगे। पहले मैं आपके शुरुआती जीवन के बारे में ये जानना चाहता हूं कि लीडर बनने का मन कैसे आया, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या था वो? अरविंद जी, मैं स्कूल लाइफ में डिबेटर था। हाँ, डिबेट में हिस्सा लेना मुझे बहुत पसंद था। मतलब मैं जब कक्षा 6 से 8 के बीच का विद्यार्थी था, उसी समय हमारे गांव के पास ही एक जूनियर हाई स्कूल था, उसी में मैं पढ़ता था। बेसिक शिक्षा से जुड़ा हुआ परिषदीय विद्यालय था। तो उसमें बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती थी। कुछ टीचर्स उसमें ज़्यादा रुचि लेते थे जी। तो डिबेट कंपटीशन और भाषण प्रतियोगिता जो भी होती थी उसका विनर मैं ही होता था। क्या बात है। कोई जो मुद्दा तय होता था उसकी तैयारी करना और उस पर फिर निर्धारित समय में अपनी बात रखना। तो वो तमाम सारे विषय वो बड़े समसामयिक होते थे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते थे। वो आगे बढ़ा फिर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान एपीएनपीजी कॉलेज बस्ती में तो राष्ट्रीय सेवा योजना और तमाम सारे माध्यम, ये ऐसे कार्यक्रम बहुत होते थे। फिर वहां से लेकर यूनिवर्सिटी तक और इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट में भी मैं शामिल हुआ। गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया दिल्ली में जी। तो वहां से धीरे धीरे और उस डिबेट के लिए सामग्री जुटाने में कि मेरे पास अच्छे तर्क हों, मेरे पास जानकारी हो, बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्कशन टेलीविजन पर देखता था, लोकसभा की कार्यवाहियां देखता था, और उसी में धीरे धीरे एक तो वो रुचि हुई। दूसरा कारण ये बना कि छात्र जीवन में ग्रेजुएशन में पढ़ाई के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से प्रेरित संगठन होने के कारण संघ परिवार की विभिन्न बैठकों में, कौन सी ईयर में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का? मैं 1994 में, उस समय मैं ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष का छात्र था बस्ती में। वहीं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। विद्यार्थी परिषद में भी इस तरह की बड़ी गतिविधियां, खास करके जो युवा सप्ताह उस समय मनाया जाता था 12 से 19 जनवरी तक। बाद में वो युवा पखवाड़ा हो गया जो 12 से 23 जनवरी तक, स्वामी विवेकानंद की जयंती से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती तक। तो उसमें भी तमाम इस तरह की गतिविधियां होती थी। और जब संघ परिवार की बैठकें होती थी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी आना जाना, और इस सब के कारण धीरे धीरे पॉलिटिकल कनेक्शंस ऐसे बनते गए। और मैं 2094 से लेकर 2007 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया, विभिन्न दायित्वों पर, कार्यालय मंत्री के पद से लेकर के प्रांत के उपाध्यक्ष तक। 2007 में, अब ये कैसे ये टर्निंग पॉइंट आया मुझे भी नहीं समझ में आता है कई बार। 2007 में भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में संगठन मंत्री थे नागेंद्र जी। उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी। दोनों लोग चूंकि जानते थे, नागेंद्र जी के साथ विद्यार्थी परिषद में काम किया था। और डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी भी गोरखपुर में हम सब लोग रहते थे, उसके नाते जानते थे। इन दोनों लोगों का ये निर्देश हुआ कि आपको बीजेपी में काम करना है। बीजेपी में उस समय एक प्रकोष्ठ तेजी से स्थापित हो रहा था, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ। तो उसमें थोड़े ऐसे स्टूडियस लोगों की जरूरत थी, वैचारिक प्रशिक्षण आदि का काम उसमें होता था। तो वहीं से भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हो गई। अभी जो आपको टिकट दिया गया, कैसे टिकट मिला आपको? इस बार चुनाव लड़ने का कैसे तय हुआ कि नहीं भाई सतीश द्विवेदी जी चुनाव लड़ेंगे इस बार? मैं 2007 से 10 और 10 से 13 मैं पार्टी के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का गोरखपुर क्षेत्र का प्रभारी रहा। 2013 में मैं इसका उसी प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक बनाया गया। तो चूंकि मूल निवासी मैं था सिद्धार्थनगर का, गोरखपुर में रहता था, कुशीनगर बुद्ध पीजी कॉलेज में इकोनॉमिक्स का एसोसिएट प्रोफेसर था। मेरे घोषणा के समय मेरे नाम के आगे मेरा मूल जनपद सिद्धार्थनगर लिखा गया। तो फिर सिद्धार्थनगर जिले की बैठकों में आना जाना शुरू हुआ। गांव तो मैं जाता ही रहता था,
लेकिन वहाँ के सिद्धार्थनगर जिले के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से जब नजदीकी बढ़ी, उनसे मिलना जुलना बढ़ा, तो हमारे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता जब भी मिलते थे अच्छा, तो वो कहते थे कि भैया आप पार्टी में काम कर रहे हैं, इतने प्रदेश के स्तर पर काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं टिकट मांगते? अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा चेहरा नहीं है। माता प्रसाद पांडे जी समाजवादी पार्टी के स्टालवर्ट थे, 1980 से लेके अब तक 6 बार विधायक हो चुके, 2 बार कैबिनेट मंत्री, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष। हाँ, एक बड़ा फेज था। तो बड़ा फेस था और लोगों को कोई विकल्प नहीं दिखता था, इसलिए कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती थी कि ना चाहते हुए भी लोग उन्हीं को चुनते थे। बार बार जब इस तरह से लोगों ने कहना शुरू किया आप क्यों नहीं आते, आप क्यों नहीं आते, तो पॉलिटिकल माइंडसेट तो बन ही गया था। पार्टी में काम भी करने लगे थे, तो हमको भी लगा देखा जाए, प्रयास किया जाए, अगर पार्टी अवसर देती है तो इसको किया जाए। अब कोई गॉडफादर था नहीं, संगठन के कार्यकर्ता थे, आज भी कार्यकर्ता, मैं अपने को कार्यकर्ता ही मानता हूं, और संगठन ने अवसर दिया, पता नहीं क्या सोचकर। मैं तो सोच रहा था कि इस बार प्रयास करूंगा तो लोग नोटिस लेंगे, तो अगली बार शायद अवसर मिल जाए। और इस बार आपको देखिए विधायक भी बनाया संगठन ने और मंत्री भी बना दिया। पार्टी नेतृत्व की कृपा है, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ। शायद मुझे लगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में या मेरे जनपद में पार्टी को एक था कि एक ऐसा नया चेहरा, युवा चेहरा एक होना चाहिए जो आगे बढ़ सके। मैं तो यही समझता हूँ कि पार्टी ने मुझे आगे बढ़ाने की दृष्टि से ही ये निर्णय लिया होगा, नहीं तो मैं तो वो सोच के ही निर्णय लिया होगा। कल्याणी जी, आपके जीवन में कैसे उन्होंने सीटी बजाई? पीछे में देखा हूँ सीटी भी बज रही है। हाँ, वो कुछ कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए कि कल्याणी जी कब जीवन में आपके आई, कैसे, मतलब जब आप संघर्ष कर रहे थे उन्हीं दिनों आ गई थी, या जब स्टैब्लिश हो गए थे तभी आ गई थी कल्याणी जी? नहीं, मैं तो शादी के बाद ही आपसे मिली। और हाँ, मतलब कौन से ईयर में? 2001 मैं 2001 में बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर में इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। अच्छा, 2001 94 से विद्यार्थी परिषद की यात्रा चली रही थी। 2001 में मैं सर्विस में आया, परिवार चाहता था तुरंत शादी करने के लिए, तो जैसे ही आ गया तुरंत 5-6 लोग वैसे ही आना शुरू हो गए। लेकिन हम अभी हम छोटे भाई बहन सब हमारे साथ रहते थे, पढ़ते लिखते थे, और विद्यार्थी परिषद के कामों में इतना हमको रुचि थी कि अभी हम गृहस्थ जीवन में उलझना नहीं चाहते थे। तो हमारी शादी हुई 2009 में। अच्छा। पिताजी जब काफी डेस्परेट हो गए, बीमार रहने लगे, और उनको लगता था, बार बार उलाहना देते थे कि मेरे रहते मैं बहू को नहीं देख पाऊंगा, और इमोशनल हो गया मामला जब। अच्छा, तो 2009 में हमारी शादी हुई, 7 मई 2009 को। तो आप 2001 से 2009 तक लोगों को बनाते रहे कि मैं इधर कर नहीं, मैं रहा हूं कहता था कि नहीं, अभी नहीं करूंगा शादी। अच्छा, पिताजी कभी आपके मन में ये भी था कि हो सकता है मैं ऐसे ही कुंवारा रह जाऊं? हाँ, ये कभी कभी आता था, और इसका प्रयास भी मैंने किया था। इसलिए मुझसे छोटा भाई जो था उसकी शादी भी मैंने करा दी थी। अच्छा, मैंने सोचा था कि उसकी शादी हो जाएगी, हाँ, तो पिताजी की जो ये मनसा है बहू देखने की वो लेकिन अब वो फिर लोग कहने लगे ये क्या कर दिया आपने, बड़े बेटे की शादी नहीं हुई और ये सब। तो 2009 में शादी हुई, तब तक चुनाव लड़ने के बारे में कोई विचार नहीं था। मैंने आपसे कहा जैसे 2013 में जब प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक बना, तब सिद्धार्थनगर की राजनीतिक गतिविधियों में थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो वहां से धीरे धीरे उस दिशा में जब लोगों ने आप पे दबाव डालना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं कोई आता नहीं है, आप आइए, तब आपका मन थोड़ा बना, तो मन बना। और कल्याणी जी के आने के बाद भाग्य भी बदला। शुरू में हाँ, ये कह सकते हैं आप, जैसे कई बार मैं सुनता था कि पत्नी का भाग्य भी पति के सफलता में सहयोगी होता है, मेरे साथ ये रहा। देखिए, पहली बार सार्वजनिक ये बात कह रहे हैं। कई बार इनको शिकायत भी रहती इनको ये शिकायत रहती है कि मैं इनके योगदान की चर्चा नहीं करता। देखिए, अब इस बार चर्चा करता तो हूँ, लेकिन न्यूज़ ने दिया है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म करता तो हूँ, लेकिन जनरली इनके सामने नहीं करता हूँ। तो अब शादी हुई थी तुरंत नहीं, बहुत इनका जो नेचर था वो बहुत सोशल नहीं थी। इनको ये सब पॉलिटिकल एक्टिविटीज उतनी पसंद नहीं थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये हमारी रुचि जब जान गई कि हम चाहते हैं, तो फिर मैं आपसे बताऊं, लोकसभा चुनाव 2014 का हुआ, उसके बाद मैं इस मूड में आ गया कि विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी है। पार्टी के जिम्मेदार लोगों से मैंने अपनी प्रार्थना भी करनी शुरू कर दी कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो फिर मैं गोरखपुर रहता था, कुशीनगर बुद्ध पीजी कॉलेज में पढ़ाने जाता था, वहां से 150 किलोमीटर दूर सिद्धार्थनगर में विधानसभा क्षेत्र इटवा। कई बार ऐसा होता था किसी मीटिंग के लिए मुझे 5 बजे निकलना होता था, और दिन भर अपने क्षेत्र में मीटिंगें करके, क्षेत्र में भ्रमण करके फिर वापस लौटना होता था। तो 5 बजे मेरा टिफिन तैयार करा देना, ये जब गांव मेरा घर मेरे विधानसभा क्षेत्र में था,
लेकिन कई बार ऐसा लगता था कि घर तक जाने की सिचुएशन नहीं है। तो ये सब चीजें करना, और सबसे कठिन दौर जो आया जब मेरा बेटा हो गया 2011 में, तो छोटा बच्चा, इनकी अपनी नौकरी, ये स्वयं भी बस्ती में महिला पीजी कॉलेज में थी फिजिकल एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। तो अब बेटे को देखना और हमारी राजनीतिक व्यस्तता का बढ़ते जाना, हम बिल्कुल ही घर में समय नहीं दे पाते थे। वो एक मोड़ था जब मुझे लग रहा था कि अगर इन्होंने कह दिया होता कि नहीं अब ये सब नहीं हो पाएगा तो शायद आज जहां हूं वहां नहीं रहता। लेकिन बहुत सहयोग किया, अपनी नौकरी करना और फिर बच्चे को देखना और आपका टिफिन फिर बनाना। मुझे स्पेस देना, समय देना सबसे बड़ी बात थी। त्याग तो इन्होंने देखे बहुत बड़ा किया। इतना नहीं किया। हाँ। फिर मुझे जब टिकट मिला, मेरी एक बिटिया हो गई। मेरी बिटिया तो मेरे इस राजनीतिक असली टर्निंग पॉइंट वही है एकदम। जो चुनावी राजनीति की यात्रा शुरू हुई। हाँ। 27 दिसंबर 2014 को मेरी बिटिया का जन्म हुआ। सुकृति नाम है उसका। वो उसके पैदा होते मुझे लगा कि जैसे बेटियों के पैदा होने पर दादी नानी दोनों थी वहां पर। सामान्यतः इन लोगों का मूड बहुत अच्छा नहीं रहता है भारतीय ग्रामीण परिवेश में। तो नहीं भाई, मेरे दादी नानी का मूड ठीक, इनको नहीं कह रहा हूँ। ये तो हमारी और इनकी कंसेंसस थी इस बात पर कि एक बेटा हो गया है तो एक बेटी हो जाए, परिवार पूरा हो जाए। जी। दादी और नानी का मूड ठीक करने के लिए मैंने, उस समय अभी मेरी होर्डिंग लगी थी। हाँ। मकर संक्रांति की शुभकामनाओं की। तो मैंने कहा ये देखो लक्ष्मी आ गई, लग रहा है मुझे विधायक बनाएगी, क्योंकि होर्डिंग अभी लगा और अभी आ गई। तो वो तो जैसे जैसे बड़ी होती गई, आप समझ लीजिए। उसके बाद टिकट मिला, चुनाव जीते, और उस समय दोनों बच्चे छोटे थे। बिटिया तो बिल्कुल छोटी थी। कुछ दिनों तक तो ये गोरखपुर से देखती रही। फिर मैं बातचीत में बताता था कि मैं बहुत पहले क्षेत्र में उतना घूमा नहीं था हर गांव में। तो देर रात जब बात होती थी तो मैं कहता था समय कम है, इतने सारे गांव अभी बचे हैं। मुझे लोग, कई ऐसे सारे लोग, वहीं पैदा हुआ लेकिन हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद बाहर निकल आया तो लोग जानते नहीं थे कौन है। तो ये संकट था मेरे सामने। मैं इनसे कहता था यार मैं कैसे सब जगह जा पाऊंगा। तो ये सब सुन करके, और कुछ लोगों को देखा होगा, सुना होगा कि पत्नियां भी चुनाव अभियान में मदद करती हैं, तो फिर ये गांव आ गई बच्चों को लेकर के। अच्छा। थोड़ी हमको चिंता भी होती थी, इतने दिनों से बच्चे वहां पर हैं, क्या स्थिति है, राजनीति में तमाम तरह की बातें होती इनकी सुरक्षा। तो ये अंतिम समय में आकर के ये प्रचार अभियान में भी इन्होंने संभाल लिया गई, गाँव में महिलाओं के बीच। बाकी उसका एक्सपीरियंस इनका क्या तो अब इन्हीं से सुनते हैं हम। इकरी शादी तो आपने पकड़ के ये हो गया किसी तरह से दबाव में, है ना? हाँ। और उसके बाद फिर राजनीति का तो भूत था इनके ऊपर, है ना? तो जब शुरुआती दौर में आपने देखा होगा तो फिर कैसे आपने एडजस्ट किया? बड़ा कठिन काम होता है ये। हाँ, बहुत कठिन होता है, लेकिन अब चूंकि कई बार कहती थी मम्मी ने बताया नहीं कि आप नेता हैं। क्या वाकई नहीं बताया था? नहीं पता था मुझे पता था। देखिए ये भी स्वीकारोक्ति हो गई। लेकिन अब जब आदमी का रुझान उस तरफ है तो सपोर्ट करना हम लोगों का काम है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश की कि मैं इनको सपोर्ट करूं। सतीश जी, मैं आपको पढ़ रहा था तो उसमें ये था कि जब आप टीचर जो है, जब आपने अपना कोर्स कर लिया टीचर वाला, तो आपने जब फॉर्म भरा तो आपसे भी कहा गया कि भाई आप भी पैसे दीजिए। मैं मंत्री बनने के बाद गोरखपुर में मेरा स्वागत समारोह हो रहा था, तो वहाँ ये बात मैंने कही थी। जी। हुआ क्या, एक बार प्राइमरी में टीचर के लिए जो टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट मैंने पास किया, और पिताजी के दबाव में। हमारे गांव में सरकारी नौकरी में लोग नहीं थे। लोग सरकारी नौकरी को आज भी उनको लोग उसको बहुत ज्यादा ग्रामीण, बहुत प्रेफरेंस देते हैं। हमारा बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा, उनको ये रहता था इस गांव में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, कोई नौकरी जल्दी से मिलनी चाहिए, कोई सरकारी नौकरी, इसको लेकर बहुत चिंतित रहते थे। हालांकि मैं आगे पढ़ना चाहता था, मैं उनसे कहता था, लेकिन उनके दबाव में उन्होंने ही बताया। तो तब जिलेवार, तब ये सेंट्रलाइज नहीं था, तब हर जिले की परीक्षा अलग अलग होती थी। परीक्षा दिया, रिटर्न पास किया। इंटरव्यू का जब समय, 20 नंबर का इंटरव्यू होता था, जो इंटरव्यू बीएसए लेता था, बेसिक शिक्षा अधिकारी इंटरव्यू लेते थे और वही फाइनल रिजल्ट फिर तैयार होता था। तो हमारे मामा जी टीचर थे, उन्होंने बताया, कहीं उनको पता चला होगा कि ये जो बीएसए है ये तो जितना 1000 रुपए पाता है उतना नंबर देता है, तो 20 नंबर लेना है तो उसको 20,000 रुपए देना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी मिलेगी नहीं। तो मैं इस बात पर बिल्कुल भड़क गया। मैंने कहा मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे इतनी क्या जल्दी है, मुझे नहीं चाहिए नौकरी। पिताजी तो व्यवस्था भी कर लिए थे कि भाई 20,000 रुपए दे दिए जाएं, लेकिन हमने कहा, मैं पिताजी से इस बात पर लड़ गया। मैंने कहा नहीं, इस तरह की नौकरी नहीं चाहिए, आप मुझे पढ़ने दीजिए। और उसी समय एक बात मुंह से निकल गई, मैं सोचता तो कैसे पूरा होगा। मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आप मुझे पढ़ने दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको सरकारी नौकरी करके दिखाऊंगा।
वो तभी से वो एक सरस्वती चुनौती बैठे के और रूप उसने में जो उसको, है। हाँ। अभी आप बहुत सारे टीचरों की भर्ती आपकी सरकार ने किया है, किस तरह से बदलाव देखते हैं? क्योंकि बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है, बहुत सारे एग्जाम्स ऑनलाइन हुए हैं, इंटरव्यूज हुए हैं, और मैं समझता हूँ कोशिश ये की गई कि पूरी तरीके से पारदर्शी हो। जी बिल्कुल। तो एक ये बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ कि देश और प्रदेश के लिए है, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है उत्तर प्रदेश से। देखिए, अब ये व्यवस्था सेंट्रलाइज हो गई है पूरे प्रदेश। नियुक्ति प्राधिकारी तो अभी भी बीएस से होता है जी। लेकिन परीक्षा सेंट्रलाइज पूरे प्रदेश की होती है और सब कुछ ऑनलाइन है, आवेदन भी ऑनलाइन होता है। और एनआईसी हम लोगों ने तो चूंकि हम लोग बार बार कहते हैं, आप सब जानते भी हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की ये प्राथमिकता है कि बहुत ही पारदर्शी ढंग से बिना किसी पक्षपात के भर्तियां होनी चाहिए। कोई जाति, धर्म और क्षेत्र का कोई भेद नहीं होना चाहिए। उस बात को ध्यान में रख करके भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। यद्यपि कि मामला कई बार कोर्ट में जाने के कारण थोड़ा लंबा खिंच गया, लेकिन आज मुझे इस बात का संतोष होता है कि कोई भी व्यक्ति इस 69,000 में जिनको भर्ती मिली, ऐसे ऐसे लोग हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, गरीब विधवा महिलाओं के बच्चे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, ईमानदारी से वो लोग जिन्होंने, जिनको नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जिनकी आंखों में आंसू थे, जिनको कल्पना नहीं थी कि हमको बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना किसी सिफारिश के नौकरी मिलेगी। और कोई भी आप लोगों को भी नहीं मिलता होगा जो ये बताए कि इतना पैसा लगा। हाँ, शायद मुझे तो अभी तक नहीं मिला। इस बात का संतोष होता है और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। और आप देखिए, नियुक्ति पत्र, नौकरी में आने के बाद नियुक्ति पत्र लेने के लिए अधिकारियों का चक्कर लगाना पड़ता था अभ्यर्थियों को। हम लोगों ने तो बाकायदा समारोह करके इसमें आप लोग एक और सुधार करिए, जो मेडिकल वाला जो एक पोर्शन है, मेडिकल वाले पोर्शन वो सतीश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेडिकल को लेके बड़ी सारी आपके पास शिकायत। अब एक सामान्य औपचारिकता उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग की रहती है कि जब भी कोई नई भर्ती होती है तो अभ्यर्थियों को फाइनली ज्वाइन करने से पहले मेडिकल फिटनेस देना होता है। अब हम लोगों ने चूंकि सारी प्रक्रिया बहुत जल्दी जल्दी की, हम ये नहीं चाहते थे कि उनकी घोषणा हो गई, सूची जारी हो गई, काउंसलिंग हो गई, अब नियुक्ति पत्र लेने के लिए, ज्वाइन करने के लिए नियुक्ति। अब हमने देखिए, अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए अभी स्कूल अलॉट नहीं हुए हैं, फिर भी उनको बीएसए ऑफिस में ज्वाइन करा दिया। वो उस दिन से वेतन पाने के हकदार हो गए। तो लोग बीच में किसी तरह का कोई अभ्यर्थियों का शोषण ना हो, इसलिए हमने अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नियुक्ति पत्र बंटवा दिया। फिर सारे अधिकारियों को निर्देश दिया कि तुरंत उनको बीएसए ऑफिस में ज्वाइन करो, जब उनका ज्वाइन कराओ, जब स्कूल अलॉट होगा तो जाएंगे। इस बीच ये शिकायत आई है कि बड़ी संख्या में अचानक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के कारण प्रदेश भर के बच्चे, दूसरे जनपदों के बच्चे वहां आ करके उनको थोड़ी परेशानियां हुई हैं। तो ये चीजें कैसे हो सकती हैं कि आगे इसको लेकर दिक्कत ना हो, उस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। एक और भी बहुत आया, आपने देखा बहुत सारे लोग 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं फर्जी सर्टिफिकेट देके। एसटीएफ ऑलरेडी उसकी जांच कर रही है। मैं समझता हूं कि जो टीचर्स बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाते हैं, आप उनकी क्वालिटी देखिए, आप उनसे 10 सवाल पूछ लीजिए। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो आपने ऐसे देखे होंगे, कई जगह आपने रियलिटी चेक किया होगा, वहां भी आपको मिला होगा। मैं समझता हूँ कि इसको भी ठीक कराने की सतीश जी जरूरत है, क्योंकि क्या है कि एक बार सरकारी नौकरी मिलने के बाद आदमी सोचता है कि नहीं, हम तो अब सरकारी मुलाजिम हैं, और जो क्वालिटी, जो आवश्यकता है, मुझे लगता है कि जो वाकई छात्रों को, जो आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक छात्र जो है वो पूरे परिवार का, एक छात्रा पूरे परिवार के जिंदगी को बदलने का काम करती है, वो उसी दशा में हो पाएगा जब वाकई बहुत ही अच्छे टीचर हो। मैं सोचता तो वो भी बहुत सारी, उसमें भी थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। इस दिशा में 2-3 तरह के प्रयास हमने किए हैं। एक तो जब से प्रदेश में योगी सरकार आई, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, उनको शिकायतें मिली फर्जी नियुक्तियों की, उसको संज्ञान में लेकर उन्होंने स्वयं एसटीएफ, कितने जो लोग उन्होंने स्वयं एसटीएफ को और एसआईटी को ये जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर सौंपी। और ये जांच जब आगे बढ़ी तो 4,000 से अधिक जो प्राइमरी सस्पेक्ट थे, जिनके बारे में कहीं ना कहीं से किसी ने शिकायत की या किसी ने अपना पैन नंबर बदला या कोई ना कोई ऐसी गतिविधि की जिससे संदेह हुआ, तो वो उनकी स्क्रूटनी की गई। उस स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप हम अभी तक लगभग 1,500 से अधिक, 1,700 कुछ लोगों को हम बर्खास्त कर चुके हैं। हमने एक स्मार्टफोन बेस्ड एक ऐप तैयार कराया है, जिसमें अपेक्षा ये थी कि हर टीचर उस ऐप को डाउनलोड करेगा, प्रेरणा ऐप को, और स्कूल पहुंचते ही एक सेल्फी लेकर के भेजेगा, जिससे रियल टाइम उसकी उपस्थिति का कर सके। लेकिन अब कई शिक्षकों ने कहा हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, क्यों कहा आप समझ सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने प्लान चेंज किया कि ठीक है, हर स्कूल को एक टैब देंगे
हाँ। और उसी टैब से सारे लोग अपनी सेल्फी करके भेजेंगे, हेड टीचर के पास वो रहेगा। अब एक कोविड के कारण उस टैब के टेंडर की प्रक्रिया 2 बार निरस्त करनी पड़ी। अब वो प्रक्रिया पूरी होने वाली है। जल्दी ही स्कूल खुलने तक हम हर स्कूल को टैब दे देंगे, फिर डिजिटल अटेंडेंस टीचर्स की हमको मिलने लगेगी। तीसरी बात जो आपने ध्यान दिलाई वो बड़ी महत्वपूर्ण है। हायर एजुकेशन में तो टीचर्स के अपॉइंटमेंट के बाद उनका ओरिएंटेशन रिफ्रेशर होता रहता है, नई नई चीजों की जानकारी जब पढ़ रहे थे उस समय जो सिलेबस में नहीं थी वो नई चीजें हम जानते रहते हैं। लेकिन प्राथमिक में और माध्यमिक में ये परंपरा नहीं है। लेकिन हमने अपने विभाग में ये शुरू कर दिया है। एक निष्ठा नाम से दुनिया की सबसे बड़ी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी हमने संपन्न किया है, और नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल टीचर्स हेड्स एंड एसोसिएट, ये शुरू किया है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टीचर, इसमें सारे कोरोना से पहले हमारे हर सारे टीचर्स का, जो मैनेजमेंट वाले स्कूल हैं वो भी शामिल हैं? नहीं, हमारे अपने जो परिषदीय विद्यालय थे, अभी पहले चरण में चूंकि हमने शुरू किया था, हमारे ही लाखों टीचर हैं भाई, 5,40,000 टीचर तो हमारे पास हैं। तो हमने ब्लॉक वार इसको शुरू किया था, और जब ये कोविड का लॉकडाउन आ गया तो उसको ऑनलाइन पूरा किया। दूसरे चरण में हम जो हमारे एडेड विद्यालयों के टीचर हैं, एडेड विद्यालयों के टीचर के लिए भी हम इस बारे में सोच रहे हैं। निजी विद्यालयों की ट्रेनिंग, उसका खर्चा तो हम नहीं उठा पाएंगे, लेकिन निजी विद्यालयों को हम ये भेजने जा रहे हैं प्रारूप कि आप इस तरह की ट्रेनिंग करिए। विशेषज्ञ हम उपलब्ध कराएंगे, उन विशेषज्ञों को कोई उनको कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने टीचर्स को इकट्ठा करना, ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, ये उनको करना पड़ेगा। शेष उसका इनपुट हम उपलब्ध कराएंगे, उस बारे में सोच रहे हैं। और हर साल टीचर्स का, जैसे अभी जो भारत सरकार की नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, उसमें टीचर्स के कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हर साल कम से कम 50 घंटे की उनकी ट्रेनिंग का उसमें कहा गया है। उस पर हम पहले से काम कर रहे हैं, और हम वो पहले प्रदेश होंगे भारत के जो बेसिक शिक्षा में भी, क्योंकि मैं उच्च शिक्षा से जुड़ा रहा, स्नातक कह लीजिए या जैसे भी, हम एक निश्चित अवधि पर ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर के प्रोग्राम को अगले सत्र से लागू करने जा रहे हैं। उसको टीचर्स के प्रमोशन से जोड़ेंगे। जो उस प्रोग्राम में शामिल नहीं होगा उसका प्रमोशन और इंक्रीमेंट प्रभावित होगा। बहुत बढ़िया। आप मुझे कल्याणी जी बताइए, कितना दिन पहले घुमाने लेके गए थे आपको? ये वो अपनी शिकायतों के जर्नलिस्टिक आप 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? कोरोना आ गया। बताइए, देखिए ये उसके पीछे कोरोना का कारण बता रहे हैं। मंत्री बनने से पहले गए थे हम लोग, दार्जिलिंग और गंगटोक गए थे। लेकिन अब बड़ी मुश्किल से समय इनका मैं जबरदस्ती निकलवाती हूँ। एक और सवाल था सतीश जी, ये जो छुट्टियां देने में जो पैसे का खेल चल रहा है, इसका मुख्यमंत्री के पोर्टल पे इतनी सारी शिकायतें आई हैं, उसको आप लोग कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। उसमें डीआई पैसे ले रहा है, मुख्यमंत्री के पोर्टल पे नहीं आएंगे। गोंडा से 136 लोगों की शिकायतें, तो ये हम हमारे डिपार्टमेंट में इस समय हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। ये हमारे पहली बार, देखिए, मैं जब हम लोग कहते हैं कि योगी सरकार ट्रांसपेरेंट सरकार चलाना चाहती है, पहली बार मैंने ऐसी सरकार देखी जो कहीं कुछ कमी है तो वो सरकार एक्सेप्ट करती है, पब्लिक डोमेन में उसको लाती है, उसको रोकने का प्रयास करती है, दबाने की कोशिश नहीं करती है सरकार। हम लोगों ने, हमारा कॉल सेंटर है, हमारे शिक्षकों को, कर्मचारियों को अगर कोई परेशानी है तो हमारे कॉल सेंटर पर अपनी समस्या बता सकते हैं। और हम कभी कभी इधर से भी हम फोन कराते हैं। अच्छा। आपको कोई, जैसे जितने एप्लीकेंट होते हैं एरियर के, हम उनको फोन कराते हैं, आपसे किसी ने पैसे तो नहीं मांगे, आपको कोई कठिनाई तो नहीं हुई। छुट्टी के एप्लीकेंट को फोन कराते हैं कि आपको छुट्टी आसानी से सैंक्शन हो गई कि नहीं हो गई, कहीं किसी ने कोई पैसे तो नहीं मांगे। उस फीडबैक लेने की प्रक्रिया में हमारे डिपार्टमेंट को पता चला कि कुछ जगहों पर छुट्टियों के सैंक्शन कर, यद्यपि कि इन्हीं बुराइयों को रोकने के लिए हम लोगों ने सब सिस्टम ऑनलाइन किया है, लेकिन कई बार नेटवर्क का फेलोर बताकर, कई बार किसी न किसी कारण से ऐसी शिकायतें आई हैं। उन शिकायतों को संज्ञान में लेकर के उस पर कार्रवाई भी करेंगे, और ऐसा ना हो उसके लिए फुल प्रूफ सिस्टम बना रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए सतीश जी कि अब तो आप मंत्री बन गए हैं, अगला क्या लक्ष्य है आपका? क्योंकि नेता का तो लक्ष्य होता है। मंत्री बनना भी कभी लक्ष्य नहीं था। मैं आपसे बताऊं, अभी जो हमारे, वो तो आपने बता दिया मुझे कि भाई वो है, लेकिन अब तो बन गए हैं ना। अभी जो हमारे प्रदेश संगठन मंत्री हैं, हाँ, आदरणीय सुनील बंसल जी, जब हम टिकट मांगना शुरू करने वाले थे, उस समय हम उनके पास आए और हमने कहा कि लोग मेरे क्षेत्र के कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, तो आपका जैसा मार्गदर्शन हो, आप कहें तो होर्डिंग वोर्डिंग लगाऊं, नहीं तो अध्यापक हूँ, बड़ी गाड़ी कमाई का पैसा है, पैसा भी खर्च हो जाएगा। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराए। उन्होंने कहा भाई, पार्टी के हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, और तुम अपना प्रयास करो, पार्टी उचित समझेगी तो निर्णय लेगी। वहीं से ये यात्रा शुरू हुई। कभी इस तरह की कोई महत्वाकांक्षा रही नहीं। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था,
और हम लोग मैं रेगुलर, हमारे पिताजी काफी बुजुर्ग थे, चौथेपन में हम पैदा हुए थे, तो उस नाते मैं घर बहुत आता जाता था, 15 दिन पर, 20 दिन पर, जब जैसा समय मिल जाता था। जिस सड़क से हम जाते थे वो चलना मुश्किल था। जब बस से जाते थे तो बस लगता था कहाँ पलट जाएगी, जब छोटी सी कार हो गई उससे जाने लगे तो कब कमानी टूट जाएगी, ये डर लगता था। हर मतलब एक भी, आप कल्पना करिए, एक भी राजकीय इंटर कॉलेज, एक भी डिग्री कॉलेज एडेड या गवर्नमेंट, वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं था। कोई भी ITI नहीं, पॉलिटेक्निक नहीं, एक भी टाउन एरिया मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं था। इटवा जो विधानसभा का मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय, वो ग्राम सभा थी, वहां प्रधान होता था। इन सब चीजों को लेकर बहुत पीड़ा होती थी। और जब मुझे टिकट मिला तो पहला मेरा लोगों ने स्वागत किया उस चौराहे पर, मैंने यही सब बातें रखी कि हम तो प्रोफेसर हैं कॉलेज में, पति पत्नी, हम राजनीति में करियर तलाशने नहीं आए हैं। हमारे क्षेत्र का जो पिछड़ापन है उसकी टीस मन में होती है, उसको दूर करने के लिए आया हूं। आप सब सहयोग करेंगे तो उस दिशा में प्रयास करूंगा। और आज मुझे इस बात का संतोष है कि अभी 4 साल का कार्यकाल नहीं बीता, मेरे यहाँ एक राजकीय इंटर कॉलेज, वो इसमें एडमिशन चल रहा है। राजकीय डिग्री कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से निर्माणाधीन है। ITI निर्माणाधीन है। राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन है। 2 टाउन एरिया, इटवा भी और एक दूसरा मार्केट बिस्कोहर भी, वो बन गया, वहां काम शुरू हो गया। फायर स्टेशन हो गया तो फिर बचा क्या? फिर फायर स्टेशन, स्टेडियम और बस स्टेशन, ये तीनों चीजें प्रक्रिया में हैं। और एक पुराना अस्पताल था, जिस अस्पताल के परिसर में बरसों तक हमारे तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष जो 6 बार विधायक रहे, वो रहते थे उस परिसर में। अच्छा। और वो अस्पताल बिल्कुल जर्जर हो गया है। अब उसको एक नई बिल्डिंग देने का प्रयास कर रहा हूं। तो लक्ष्य बस कामों का है। मंत्री रहूं ना रहूं, इस चीजों को लेकर कभी सोचता नहीं। पार्टी, मुझे जब सूचना मिली कि आपको कल 9:30 बजे मुख्यमंत्री जी के यहाँ चाय पर बुलाया गया है, तो मैं तो समझ नहीं पाया कि मतलब कैसे नाम आया, क्या आया, क्योंकि कभी हम जिस परंपरा से कार्यकर्ता निकल कर आए विद्यार्थी परिषद, उसमें हमने ये हमेशा संकोच रहा कि कभी किसी से कहने नहीं गए कि हमको मंत्री बनना चाहिए। मैं सोचता था पार्टी को जब उचित लगेगा, क्योंकि एक मैं जितना समझ पाया हूँ, ये पूरा जो विचार परिवार है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ी अदृश्य निगाहों से देखती रहती है। जब जिसकी जहां उपयोगिता होती है पार्टी वो जिम्मेदारी देती है। तो पार्टी जैसा निर्देश देगी, जो भी कहेगी, जब कहेगी चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, अगर पार्टी कभी कह देगी आपको नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है, जैसी जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी से करूंगा। चलिए सतीश जी और कल्याणी जी, मैं समझता हूं कि आप दोनों लोग का भविष्य उज्जवल है। अभी राजनीति बहुत बची हुई है और बहुत कुछ देखना बाकी है। तो आपने देखा कि राजनीति कैसे चलती है, कैसे बढ़ती है और बहुत कुछ दे के जाती है। वाकई राजनीति ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है जिनके मन में श्रद्धा होती है काम करने की, जनता के लिए खड़े रहने की और उनके लिए त्याग करने की। इस सप्ताह लीडर में बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर आपको किसी ऐसे लीडर से मिलवाएंगे जो जमीन से जुड़ा हो। तब तक देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।